वो टाइनी मार्मी आते हुए अपने साथ दक्ष से बहुत दूर ले गए। चीखता चिल्लाता रह गया। उनके पंखों की आवाज इतनी तेज थी कि शायद दक्ष को आत्रे की पुकार सुनाई नहीं दे रही थी, पर दक्ष परेशान नहीं था। वो तो मुस्कुरा रहा था। वहीं आत्रे को महसूस हो रहा था कि आज ये लाल मार्शियन आर्मी आत्रे का पूरा खून चूस लेगी। दक्ष ने बाहर खिड़की की ओर देखा। अपने ही बेचारे आत्रे को कौन सी सजा मिलेगी। धरती पर भी तमस और तमस के 5 खूंखार सिपाही चारों तरफ आत्रे को ही ढूंढ रहे थे। मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस कैंप, ट्रेनिंग सेंटर और न जाने कहां जहां भी आत्रे के मौजूद होने का थोड़ा सा भी शक था, तमस ने सारी जगह छान मारी थी। और अब उसका अगला निशाना थी मृणाल। मृणाल को ढूंढते तमस और उसके सिपाही पानी के नीचे उतर गए, फिर समुद्र की गहराइयों को नापते हुए पहुंच गए वहां जहां मृणाल का अपना घर था, कालपी। कालपी में उन सभी के कदम जैसे ही पड़े, मृणाल के पिता उपेंद्र सतर्क हो गए। उनकी सेना पहले ही तैयार थी। सब उपेंद्र के सामने कतार में खड़े थे। उपेंद्र के ठीक बाजू में विराट भी खड़ा था, पर उपेंद्र की नजरें मृणाल को ढूंढ रही थी, जो उन्हें कहीं नजर नहीं आई। विराट उपेंद्र के मन की बात जानता था। वो जानता था कि उपेंद्र मृणाल को इस भीड़ में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मृणाल उनके लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है। कालपी के बाहर तमस और उसके सिपाहियों के खड़े होने के बावजूद भी विराट खामोश था और उसके चेहरे पर एक घिनौनी सी मुस्कान थी। सब तैयार रहो, हमें जंग पर निकलना है। विराट, हम एक नई मुसीबत में फंस चुके हैं और अब हम मृणाल को नहीं ढूंढ पाएंगे। होगी बाबा, मृणाल यहीं कहीं होगी। उसके कदम कालपी में रुकते ही कहाँ है, या फिर उस आत्रे के पास होगी। मैं कल उसके पीछे गया तो था, पर वो वहां नहीं थी, बल्कि वहां पर कोई नहीं था। नहीं, आत्रे मृणाल की पहुंच से बहुत दूर है और मैंने ये बात मृणाल को बता दी थी। फिर मृणाल कहाँ हो सकती है? उपेंद्र अपनी बेटी के लिए परेशान था। अब उन्हें कालपी से ज्यादा मृणाल की चिंता हो रही थी, पर उनके पास इस वक्त मृणाल को तलाशने का समय नहीं था। पानी के अंदर रेतीले बंजर मैदान इलाके में उपेंद्र और उपेंद्र के सारे सिपाही विराट के साथ खड़े थे। वो एक ऐसी जगह थी जहां एक भी कोरल रीफ और समुद्री शैवाल नजर नहीं आ रहे थे। चारों ओर धूसर बेजान रेत के अलावा कुछ भी नहीं था। सामने तमस और उसके 5 सिपाही खड़े हुए थे। तमस के चेहरे की घिनौनी मुस्कान उपेंद्र से बहुत कुछ कह रही थी। उपेंद्र, तुम्हारी वो खूबसूरत बेटी नजर नहीं आ रही? मैं तो यही सोचकर यहाँ आया था कि सबसे पहले सामना मृणाल से होगा। मृणाल का नाम भी मत लो। मेरी बेटी के बारे में एक शब्द और नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि यहीं से उल्टे पांव वापस लौट जाओ। एक कदम भी कालपी की ओर आगे बढ़ाया तो तुम सबकी लाश भी अंधक तक नहीं पहुंच पाएगी। तमस को जिस मृणाल का इंतजार था, वो मृणाल धोती की उस बंजर जमीन में बेहोश पड़ी थी। धोती और मानस मृणाल को देख रहे थे। वो एक टूटे से नाव के बीचों बीच लेटी हुई थी। मृणाल के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। उसका शून्य पड़ता चेहरा धोती को सुकून दे रहा था। मृणाल अगर मुझे हरा देती तो मेरे पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहता। आज इसे इस हालत में देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मृणाल ने मेरा हक छीना था, आज वो अपने हर हक से दूर है। मेरे सामने बेजान लेटी हुई है। धोती, तुम उस बात को भूल क्यों नहीं जाती? मुझे तो लगता है हमें पानी की ये दुनिया ही छोड़ देनी चाहिए। यहाँ हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमें धरती चले जाना चाहिए और समुद्र के किनारे कहीं छोटी सी अपनी दुनिया बसानी चाहिए। हम मृणाल को नहीं हरा सकते। भले ही वो हमारे सामने बेजान पड़ी है, पर तुम उसकी जान ले ही नहीं सकती।
ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। तुम ऐसा कह रहे हो मानस? तुमने और काव्या ने मुझे बचपन से देखा है। जो जगह मेरी माँ को और मुझे मिलनी चाहिए थी वो जगह मृणाल और उसकी माँ को मिली है। मृणाल मेरी सौतेली बहन है, पर मुझे तो सौतेला कहलाने का भी हक नहीं दिया। मुझे तो नाजायज कहकर ठुकरा दिया गया। पर हमारे बाबा ने तुम्हारी माँ से शादी की ना। आज तुम्हारी माँ नहीं है, पर हम तीनों साथ हैं। क्या इतना काफी नहीं है? नहीं, इतना काफी नहीं है। जिस राजा उपेंद्र ने मेरी माँ को छोड़ दिया था, उनसे बदला लिए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। काव्या कहाँ है? अब तक उसे आ जाना चाहिए था। वो भी मृणाल को ऐसे बेबस देखती तो उसे बड़ा मजा आता। काव्या के सर से उस आत्रे का भूत जो नहीं उतर रहा है। कितनी बार समझा चुकी हूँ कि उस आत्रे की जिंदगी अजीब है। अमर होकर भी वो बार बार मर जाता है और वो हर बार मृणाल को ही पाना चाहता है, लेकिन मृणाल से मिल नहीं पाता। हर बार काव्या उनके बीच में आने की कोशिश करती है, पर काव्या का कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ तड़पती रहती है, पर उसे कौन समझाए? तुम जानते हो वो कितनी जिद्दी है। जिस काव्या को उसके दोनों भाई बहन याद कर रहे थे, वो काव्या एक बार फिर मानद्वीप में खड़ी थी। आत्रेय के उसी मानद्वीप में, लेकिन डायमेंशन एक बार फिर अलग था। इस बार मानद्वीप में ना तो गुफा और ना कोई दरवाजा था, ना ही आईना। इस बार मानद्वीप में गुफा और दरवाजे के बजाय एक बड़े से शेर की पत्थर की मूर्ति थी। समय धरती से 20 गुना धीरे चल रहा था। काव्या उस मूर्ति पर अपनी उंगलियां घुमाती खड़ी थी, जैसे मानो वो बीते पल में खो सी गई हो। उसके सामने वो नजारा साफ घूमने लगा था जब 1000 साल पहले आत्रेय ने एक बहुत बड़ी जंग जीती थी। दूसरे ग्रह से आने वाले 1000 से ज्यादा सिपाहियों को आत्रेय ने अकेले मार गिराया था। हर शख्स आत्रेय की तारीफ कर रहा था। आत्रेय भी खुश था। उसके मानद्वीप में भी जश्न मनाया जा रहा था। काव्या भी आत्रेय के साथ ही खड़ी थी। क्या आप कोई दूसरे ग्रह का जीव हमारी दुनिया में नहीं आ पाएगा? नहीं, मैंने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। तुमने एक डायमेंशन में घूमते हुए सारे दरवाजे दूसरे ग्रहों के लिए बंद कर दिए, लेकिन दूसरे डायमेंशन का क्या? और यहाँ तो 18 डायमेंशन है। अगर दूसरे डायमेंशन के जरिए कोई धरती पर आता है तब तुम क्या करोगे? तब तुम मेरी मदद करोगी ना? क्योंकि मैं तो अभी सीख रहा हूँ। मुझे एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने में वक्त लगता है। दोनों के लिए आज का दिन सुकून भरा था। दोनों मुस्कुराते हुए बाहर हो रही आतिशबाजी को देखने लगे। काव्या के पास इतनी अनोखी ताकत क्यों थी? काव्या और आत्रेय का क्या कनेक्शन था? मृणाल का क्या होगा? क्या वो हमेशा के लिए उस नाव में कैद हो जाएगी? क्या कालपी पर तमस का राज होगा? और क्या आत्रेय मार्शियन आर्मी के चंगुल से बाहर निकल पाएगा? दक्ष लाइट को कंट्रोल करने की पावर सीख पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड। समुद्र की गहराइयों में एक जंग छिड़ने ही वाली थी। कालपी के ठीक बाहर तमस और उसके सिपाही मृणाल के पिता उपेंद्र और उसके भाई विराट के सामने खड़े थे। तमस के पास सिर्फ 5 सिपाही थे और उपेंद्र की सेना में विराट के साथ साथ 50 सिपाही और शामिल थे। उपेंद्र, मुझे कालपी को बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम आत्रेय का पता जानते हो तो मुझे बता दो, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। कौन आत्रेय? मैं किसी आत्रेय को नहीं जानता और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उल्टे पैर लौट जाओ। तुम आत्रेय को नहीं जानते? वाकई मान लिया कि तुम नहीं जानते, पर तुम्हारी बेटी मृणाल तो बहुत अच्छी तरह से जानती है। उसी से पूछकर बता दो। उपेंद्र के सब्र की सीमा खत्म हो चुकी थी। वो बिना किसी चेतावनी के अपनी तलवार हाथ में ले तमस पर झपट गए।
उपेंद्र की सेना भी तमस की सेना पर धावा बोल चुकी थी, पर तमस का एक सिपाही उपेंद्र के 20 सिपाहियों पर अकेला भारी पड़ रहा था। तमस और उपेंद्र एक दूसरे से लड़ रहे थे। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मानो रोशनी की किरणें पानी के अंदर इसी से घूम रही हो। कौन किस पर भारी पड़ रहा था, कौन किसे मार रहा था, समझ पाना मुश्किल हो गया था। तमस के 2 सिपाहियों ने उपेंद्र और विराट के 25 सिपाहियों को मार गिराया। ये देख विराट परेशान हो गया। उपेंद्र भी अपनी सेना को कमजोर पड़ते देख रहे थे। मार डालो इन दानवों को। जिस आत्रेय के नाम पर इस जंग की शुरुआत हुई थी, वो आत्रेय मार्स की एक गुफा के अंदर जमीन पर बैठा हुआ था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। गुफा चारों ओर से हल्के लाल रंग की नजर आ रही थी। गुफा के अंदर ही मंडराती मार्शियन आर्मी को देखकर आत्रेय का डर से बुरा हाल था। उसके चेहरे, हाथ पैर पर जख्म के छोटे छोटे निशान साफ नजर आ रहे थे। उन मार्शियन आर्मी का झुंड बीच बीच में आत्रेय के चेहरे के पास आता और चेहरे के चारों ओर गोल गोल घूमते हुए वापस उस बड़ी सी गुफा की दीवारों के पास मंडराने लगता। आत्रेय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हो रहा है मेरे साथ? कहाँ अर्थ, फिर मार्स और कहाँ अब ये मधुमक्खी? आत्रेय की नजर सामने गई। उसे बड़ी सी गुफा के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब नजर आया, जिसका पानी भी हल्के लाल रंग का था। मधुमक्खियों की हाईटेक आर्मी और गुफा के अंदर ये तालाब, न जाने यहाँ और क्या क्या देखने को मिलेगा। आत्रेय ने इतना कहा ही था कि तभी सफेद रंग के कपड़े पहने एक औरत गुफा के सामने वाले दरवाजे से अंदर आने लगी, जिसकी उम्र करीब 60 से 70 साल रही होगी, लेकिन देखने में उसका चेहरा आकर्षक नजर आ रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, पर फिर भी वो खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, चेहरे पर एक तेज था। एटीट्यूड के साथ चलती हुई वो आत्रेय की ओर आने लगी। उनके हाथ में एक खंजर भी था। आत्रेय को लगा कि वो उसके पास आएंगी और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देगी, पर कुछ कदम चलने के बाद वो तालाब के पास जाकर रुक गई। उसने अपने पैर तालाब के अंदर डाल दिए और किनारे पर ही बैठ गई। उसके चेहरे पर एक एटीट्यूड था। चाहते हुए भी आत्रेय उससे सवाल नहीं पूछ पा रहा था। उस औरत का नाम था गार्गी। कुछ देर वो शांत बैठी, पानी में अपने पैर हिला रही थी। उसके कपड़े नीचे से भीग चुके थे। उसकी नजरें उसी तालाब पर टिकी हुई थी। यहाँ क्या कर रहे हो? आत्रेय खामोश रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी गार्गी को ही देख रहा था, जिसके अंदर आते ही मार्शियन आर्मी गुफा की छत से चिपक कर बैठ गई थी। सब शांत हो चुके थे। पंखों की आवाज जो अब तक आत्रेय को परेशान कर रही थी, उसका शोर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। गुफा में सन्नाटा छाया हुआ था। आवाज आ रही थी तो सिर्फ पानी की, जिस पर गार्गी अपने पैर हिला रही थी। मार्स में अर्थ के मुकाबले आवाज थोड़ी धीमी गूंजती है, इसमें मुझे कोई शक नहीं, लेकिन इतनी भी धीमी नहीं कि तुम्हारे कानों तक ना पड़े। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार गार्गी ने घूरते हुए आत्रेय को देखा, जो लगातार उसे ही देख रहा था। मैं यहाँ खुद चलकर नहीं आया। आपकी अजीब सी आर्मी मुझे यहाँ ले आई है। मेरा मतलब है कि तुम मार्स पर क्या कर रहे हो? धरती से मंगल तक का सफर कैसे तय किया? मुझे खुद नहीं पता। मेरी दोस्त नहीं, वो मेरी दोस्त तो नहीं है। काव्या मुझे यहाँ छोड़ गई है। काव्या? इतना कह गार्गी वापस पानी की ओर देखने लगी। गार्गी का ये बिहेवियर आत्रेय के लिए बहुत अजीब था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल उसे दक्ष से उम्मीद थी कि शायद दक्ष आकर उसे इस मुसीबत से बचा लेगा, पर दक्ष के उस लाल पत्थर से बने घर का सीन ही कुछ अलग था। दक्ष तो अपना सामान पैक कर रहा था, अपने कपड़े, अपनी छोटी छोटी डिवाइस, किताबें समेटता दक्ष पूरे घर में इधर उधर घूम रहा था। आत्रेय की उम्मीद शायद गलत साबित होने वाली थी। आत्रेय की नजर गार्गी और बार बार गुफा की छत पर चिपकी
मार्शियन आर्मी की ओर जा रही थी। तो क्या तुम वापस जाना चाहते हो? पता नहीं। नहीं, मैं वापस जाने के लिए तो नहीं आया था। मुझे लाइट मैनिपुलेटर बनना है, लाइट को कंट्रोल करना सीखना है। और दक्ष से मेरी मुलाकात हो गई थी, वो शायद मुझे सिखाने वाले थे। दक्ष? आप दक्ष को जानती हैं? क्या वो हमेशा से मार्स पर ही रहते हैं? वो तो एक मुसाफिर है। जब उसका मन होता है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट चला जाता है। उसका कोई एक ठिकाना नहीं। इस बार गार्गी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो आत्रे का डर थोड़ा कम हो गया। अच्छा, और आप यहीं रहती हैं? आप कौन हैं? मेरा नाम गार्गी है। वैसे मैं पैदा नेपाल में हुई थी, फिर नेपाल की हवा बदल गई और मुझे वो रास नहीं आई, तो मैं यहाँ आ गई। नेपाल मतलब अर्थ? क्या कोई चाहे तो धरती से किसी भी प्लेनेट पर आ जा सकता है? हाँ, वो लोग जो प्रकृति के अलग अलग आयामों को समझना जानते हैं, जो रोशनी, समय, हवा, पर्वत और आकाश को बदलना जानते हैं, वो आ सकते हैं। आत्रे बहुत कुछ कहना चाहता था, पूछना चाहता था, वो गार्गी से मदद भी मांगना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था। वैसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरी आर्मी तुम्हारी तहकीकात कर चुकी है, तुम्हारे दिमाग में छपे एक एक शब्द पढ़ चुकी है। तुम मंगल ग्रह को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हो। गार्गी की नजर अभी भी उसी तालाब पर टिकी हुई थी। गार्गी ने चुटकी बजाई और आत्रे के हाथ और पैर में बंधी हुई रस्सियां अपने आप ही खुल गईं। फिर वो रस्सियां किसी सांप की तरह रेंगती हुई आत्रे से दूर हट गई। आत्रे पिछले कुछ महीनों से अपनी आंखों के सामने एक से बढ़कर एक जादू देख रहा था और अब उसे जादू की जैसे आदत लग गई थी। तुम काफी थके हुए हो, बहुत चोट लगी है। आओ इस तालाब में पैर डुबोकर बैठ जाओ, तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। आत्रे को गार्गी की ये बात समझ नहीं आई। वो उसके इतने पास नहीं जाना चाहता था, वो उस पानी में नहीं डूबना चाहता था। गार्गी के हाथ में एक खंजर था जिसे देख आत्रे डरा हुआ था। क्या गार्गी आत्रे को उस तालाब में डुबाकर मार डालेगी या उस तालाब में कैद कर लेगी? मृणाल कब आजाद होगी या फिर मृणाल और आत्रे दोनों की जल समाधि बन जाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग। आत्रे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। गार्गी उसे गौर से देख रही थी। यहाँ मेरी बात कोई नहीं टालता और मैं ये तुम्हें दोबारा नहीं बताऊंगी। नहीं, पर मैं ठीक हूँ। आपने मुझे आजाद किया, उसके लिए शुक्रिया। अगर आप मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर ही चुकी हैं तो दक्ष के पास वापस भेज दीजिए या मुझे अर्थ वापस भेज दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुमसे कहा ना, पानी में पैर डुबोकर मेरे सामने बैठ जाओ, वरना मेरी आर्मी तुम्हें पूरी तरह से डुबा देगी। आत्रे के पास कोई चारा नहीं था। वो धीरे धीरे चलते हुए तालाब के पास गया और पानी में पैर डुबाकर बैठ गया। डर से उसकी जान निकली जा रही थी। उसके पैर तो पानी में थे, लेकिन उसकी नजरें गार्गी के चेहरे पर टिकी हुई थी और वहीं गार्गी पानी को गौर से देख रही थी। आत्रे की नजर तालाब के पानी की ओर गई तो उसकी आंखें और ज्यादा चौड़ी हो गई। उसके दिमाग को मानो करंट लग गया। पानी में मृणाल, काव्या, मिलिट्री ऑपरेशन, उसका छोटा सा घर, उसकी गन, मानद्वीप और समुद्र की इमेज किसी स्लाइड शो की तरह चलती जा रही थी। आत्रे डर गया। उसने झट से अपना पैर पानी से बाहर निकाल लिया। वो सरकता हुआ पीछे चला गया। डरो नहीं, ये तुम्हारे दिमाग की परछाई है। जो तुम्हारे दिमाग में है पानी में साफ दिखाई दे रहा है। ये तालाब तुम्हारे दिमाग की तस्वीर सामने रखने के साथ साथ दिमाग को शांत भी करेगा। तुम सुकून महसूस करोगे। आराम से पैर डालकर बैठ जाओ। आत्रे के पास कोई चारा नहीं था। वो फिर से मार्शियन आर्मी की चपेट में नहीं आना चाहता था। डरते हुए आत्रे धीरे से आगे बढ़ा और उसने अपने पैर वापस तालाब में डाल दिए।
वो फिर से पानी को देखने लगा। इस बार उसे खंजर, मार्शियन आर्मी, दक्ष और खुद गार्गी नजर आई। शायद उसके दिमाग में इन सब को लेकर डर जो चल रहा था। आत्रे ने सवाल भरी नजरों से गार्गी की ओर देखा। धरती पर गर्मी बढ़ रही है और मार्स धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तुम्हें एहसास हुआ होगा? पता नहीं, मेरा मतलब है हाँ, टेम्परेचर का थोड़ा सा अंतर तो है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई गड़बड़ करने वाला हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि काव्या की बात मानकर मुझसे गलती हो गई। काव्या, काफी बार नाम लिया उसका। देखना चाहोगे वो कहाँ है? आप दिखा सकती हैं? बिल्कुल देखना चाहूंगा। बल्कि क्या आप मुझे उस तक पहुंचा सकती हैं? गार्गी मुस्कुराने लगी। उसने अपनी उंगलियां लाल पानी में डाली और धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाने लगी। कुछ 5 सेकंड में आत्रे को एक अजीब सा नजारा दिखा। वो परेशान हो गया। पानी में दिख रहे किसी भी शख्स को आत्रे नहीं पहचानता था। उस तालाब के पानी में आत्रे ने देखा कि समुद्र के बीचों बीच गहरे पानी के अंदर उपेंद्र तमस से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तमस का एक अजीब सा हथियार उपेंद्र की गर्दन के बहुत करीब था। उपेंद्र अपना पूरा जोर लगाकर तमस के हाथ को अपनी गर्दन से दूर करने की कोशिश में लगे हुए थे। उपेंद्र की पूरी सेना समुद्र की तलहटी पर बेजान पड़ी हुई थी। सबकी गर्दन से खून निकल रहा था। विराट भी बुरी तरह से जख्मी एक कोने में पड़ा हुआ था। ये तो दक्ष है। दक्ष पानी के अंदर किससे लड़ रहे हैं? गार्गी, वो अजीब सा शख्स दक्ष को मार डालेगा। आप प्लीज उसे बचाइए, कुछ करिए जल्दी। गार्गी ने आत्रे को परेशान देखा तो उसे समझाने की कोशिश करने लगी। शांत आत्रे, शांत। वो दक्ष नहीं है। फिर वो कौन है? पता नहीं, रुको, थोड़ा ध्यान से देखने दो। गार्गी तो काव्या की झलक आत्रे को दिखाने वाली थी, लेकिन अचानक से कालपी के बाहर हो रहे जंग की परछाइयां पानी में नजर आने लगी। गार्गी और आत्रे वापस पानी को ध्यान से देखने लगे। तालाब के पानी में साफ नजर आ रहा था कि उपेंद्र में खुद को बचाने की ताकत नहीं बची थी। तमस का वो धारदार हथियार उपेंद्र की गर्दन से बस कुछ इंच दूर था। तमस पूरा जोर लगाकर उपेंद्र को खत्म कर देना चाहता था कि तभी कोई तेजी से नीचे आया और उसने अपने पैर से तमस के सर पर वार किया। तमस और उपेंद्र एक दूसरे से दूर हट गए। उपेंद्र लड़खड़ाते समुद्र की रेत पर गिर गए और तमस खुद को संभालते हुए उस शख्स को देखने लगा। वो कोई और नहीं, काव्या थी। काव्या ने खंजर निकाला और जोर से तमस की तरफ फेंका। तमस के कंधे पर चोट लग गई। दर्द से चीखता तमस काव्या की ओर हथियार लेकर दौड़ा। काव्या की उंगलियों के एक छोटे से इशारे ने तमस को पानी के बीच भंवर में फंसा दिया। तमस पानी में ही गोल गोल घूमता रहा और रेत के अंदर चला गया। काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब तमस उस भंवर के साथ ऊपर आया तो काव्या की आंखें भी हैरानी से खुली की खुली रह गई। काव्या को हमेशा की तरह उम्मीद थी कि तमस के भी 4 टुकड़े हो जाएंगे, पर तमस को चोट तो लगी, लेकिन वो सही सलामत वापस आ गया। पर इस भंवर को महसूस करता तमस लड़खड़ाता हुआ गिर गया और उसकी आंखें बंद होने लगी। मेरी ताकत का असर इस पर नहीं होगा। तमस एक बार फिर धीरे से खुद को उठाने की कोशिश कर रहा था कि काव्या ने उंगलियां वापस घुमाई। भंवर का जाल तमस को घुमाते हुए इस बार पानी के ऊपर ले गया। फिर कालपी से बहुत दूर भंवर ने उसे समुद्र के किनारे लाकर पटक दिया। तमस बुरी तरह से घायल हो गया था। कुछ देर लंबी सांस लेते वो वहीं पर बेहोश हो गया। काव्या भागती हुई उपेंद्र के पास आई। उपेंद्र की गर्दन पर हल्की सी चोट लगी थी, लेकिन वो अभी भी सांस ले रहे थे। दूसरी तरफ पानी में काव्या को उपेंद्र की जान बचाते गार्गी और आत्रे देख रहे थे। काव्या कहाँ है? और वो ठीक हो जाएगा ना? आप मुझे क्या दिखा रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। तुमने काव्या का नाम लिया और काव्या जहाँ थी और जो कर रही थी उसकी परछाई पानी में नजर आने लगी। बाकी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। जितना तुम्हें समझ आ रहा है उतना ही मुझे भी समझ आ रहा है।
आत्रेय ने देखा कि उपेंद्र की सांसें धीमी होती जा रही थी। काव्या उन्हें हिलाकर उठाने की कोशिश कर रही थी। वहीं अपनी आखिरी सांस गिनते उपेंद्र को मृणाल का चेहरा नजर आ रहा था। क्या काव्या उपेंद्र को बचा लेगी? गार्गी आत्रेय के साथ क्या करेगी? मृणाल का क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग। काव्या ने उपेंद्र को संभालने की कोशिश की और हाथ पकड़ तेजी से काल्पी की ओर ले गई। काव्या की तेज रफ्तार के बावजूद भी उपेंद्र का ढेर सारा खून समुद्र में बह चुका था। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। विराट भी अपनी बची कुची सेना के साथ काल्पी लौट आया। उपेंद्र अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे। काल्पी का वैद्य उनके लिए दवा बना रहा था। उपेंद्र की आंखें बंद थी। वो सांसें गिन गिन कर ले रहे थे। विराट उनके बाजू में खड़ा था। काव्या ने चारों ओर नजर घुमाई। दर्जनों सलाहकार, सिपाही, विराट, हर कोई मौजूद था सिवाय मृणाल के। अब इनकी तबीयत कैसी है? ये ठीक तो हो जाएंगे? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर दावे के साथ नहीं कह सकता। खून बहुत बह चुका है, जख्म बहुत गहरा है। वैद्य विराट की भी मरहम पट्टी कर रहा था। काव्या ने विराट को गौर से देखा। वो बहुत कमजोर नजर आ रहा था। विराट, अब तुम ठीक हो? पहले से बेहतर हूँ। तुम्हारी बहन मृणाल नजर नहीं आ रही। उसके बाबा जख्मी है। काल्पी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और मृणाल गायब है। क्यों? हाँ, वो कुछ दिनों से पता नहीं कहाँ है। समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा मतलब? तुमने उसे ढूंढा नहीं? तुमसे मतलब? मृणाल अपनी मर्जी की मालिक है, आ जाएगी। तुम्हारा एहसान कि तुमने हमारी मदद की, पर अब हमें आराम की जरूरत है। काव्या को विराट का जवाब कुछ ठीक नहीं लगा। विराट को घूरती हुई काव्या वहां से निकल गई। काल्पी से काव्या सीधे अपने घर जा रही थी, समुद्र के उसी बंजर कोने में जहां धुति और मानस रहा करते थे। पूरे रास्ते काव्या सिर्फ मृणाल और उपेंद्र के बारे में सोचती रही। वहां पहुंचते ही काव्या की मुलाकात मानस से हुई। घर की तरफ तुम्हारे कदम कैसे मुड़ गए? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, पर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए काव्या ने मानस के सर पर जोर से अपना हाथ मारा। मानस को सताने में काव्या को बहुत मजा आ रहा था। तुम कभी नहीं सुधरोगी। अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। मैं कहूँ, धुति कहे कि हम बड़े हो गए हैं तो समझ में आता है। तुम कहो तो हंसी आती है। तुमने कोई ढंग का काम किया भी है? जिस दिन मेरा वक्त आएगा उस दिन मैं भी दिखा दूंगा कि मानस किसी से कमजोर नहीं। पर फिलहाल तुम्हारे लिए कुछ है, जिसे देखते ही तुम खुशी से झूम उठोगी। क्या? कहा ना दिखाता हूं, बताता नहीं, खुद देख लेना। मानस ने काव्या का हाथ पकड़ा और तेजी से उन बंजर इमारतों के बीच ले जाने लगा। काव्या ने दूर से ही देखा कि धुति एक पुरानी नाव पर नजर गड़ाए खड़ी थी। धुति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। धुति, देखो कौन आया है। मानस की आवाज के साथ धुति की नजर काव्या की ओर गई। धुति काव्या को देखकर खुश हो गई। तुम आ गई काव्या? बता कर तो जाना चाहिए, सबको तुम्हारी चिंता हो रही थी। क्या बताकर जाना चाहिए? तुम्हें लगता है कि काव्या को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? धुति ने काव्या को गले से लगा लिया। तभी धुति के गले से लगी काव्या की नजर उस नाव पर पड़ी। नाव के अंदर लेटी मृणाल को देखते ही वो धुति से अलग हो गई। मृणाल, क्या हुआ इसे? ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें यही तो दिखाना चाहता था। हमने मृणाल को कैद कर रखा है। धुति के जादू से मृणाल बेहोश है। 1 हफ्ता हो गया है। बेचारी ऐसी ही पड़ी है। पर कैसे? मृणाल को काबू करना इतना आसान नहीं है। वो तुम्हारे झांसे में कैसे आ गई? काव्या को हैरान देख मानस ने सारी कहानी काव्या को बता दी। उसने बता दिया कि मृणाल धुति और मानस को हरा चुकी थी, लेकिन विराट ने पीछे से वार किया। विराट ने मृणाल को धोखा दिया और तब धुति ने अपना जादू चला उसे कैद कर लिया।
इतना सुनते ही काव्या भड़क उठी। धुति, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हारे पास शक्तियों की कमी है जो तुम धोखे के सहारे जीतना चाहती हो? क्या बोल रही हो काव्या? कैसा धोखा? धोखा उसके भाई ने दिया है, हमने नहीं। तुम भी उस विराट का साथ दे रही हो। विराट तुम दोनों के जरिए अपना मतलब पूरा कर रहा है। विराट से बड़ा कपटी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम दोनों उसकी बातों में कैसे आ सकते हो? तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती काव्या। सब जानते हैं नियम तोड़ने में माहिर हो तुम। और तुम्हें कब से मृणाल की परवाह होने लगी? तुम्हारे लिए मृणाल से बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? नियम तोड़ना और धोखा देने में अंतर है। और फिर मैं खुद को इतना कमजोर नहीं समझती कि किसी को धोखा दूं। तुम दोनों जानते हो एक दिन वो जाग जाएगी, तब हम क्या करेंगे? धुति और काव्या मृणाल को लेकर बहस कर रही थी। तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। काव्या ठीक कह रही है धुति। हम काल्पी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। उपेंद्र को पता चल गया तो वो हमें बर्बाद कर देगा। उपेंद्र का नाम सुनकर काव्या की आंखों के सामने उपेंद्र का जख्मी चेहरा घूमने लगा। उपेंद्र, फिलहाल तो वो जख्मी है और इस वक्त मृणाल को उनके पास होना चाहिए। धुति ने पीछे पलटकर देखा, ईला आ रही थी। ईला ने आते ही काव्या के कंधे पर हाथ रख दिया। ईला के कपड़े ऊपर से नीचे तक काले रंग के थे। उसकी आंखें भी गहरी काली थीं। उसने मृणाल की ओर गौर से देखा। काव्या ठीक कह रही है धुति। तुरंत मृणाल से अपना जादू हटाओ और उसे आजाद करो। मगर इला क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। ईला, काव्या, मानस और धुति की गुरु थी। उन तीनों ने जो कुछ भी सीखा था ईला से ही सीखा था। ईला समुद्र की इस बंजर काली बस्ती की सबसे दमदार शख्सियत थी। उसकी बात धुति और काव्या भी नहीं टालते थे। पर ईला, ये भी तो सोचो, अगर मृणाल जाग गई तो क्या होगा? उसकी चिंता तुम मत करो, मृणाल मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। धुति के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे ईला और काव्या की बात माननी पड़ी। धुति ने अपना जादू मृणाल से वापस ले लिया और कुछ पल बाद मृणाल नींद से जाग उठी। मृणाल ने आंखें खोलते ही काव्या को देखा। तुम भी इन सब के साथ मिली हुई थी? मृणाल का सिर दर्द से फटता जा रहा था। उसकी आंखें भारी हो रही थी। वो एक अजीब सी कमजोरी महसूस कर सकती थी। लोगों को धोखा देने के अलावा तुम तीनों कर भी क्या सकते हो? मृणाल, सोच समझ कर बात करो। दोबारा तुम्हें कैद करने में वक्त नहीं लगेगा। कोशिश करके देख लो। उस दिन किसी ने मुझे पीछे से मारा था, पर किसने मुझ पर पीछे से वार किया था? बताओ मुझे। चीखती हुई मृणाल लड़खड़ाने लगी। तभी पीछे से उसे ईला ने संभाल लिया। ईला के हाथों का एहसास पाते ही मृणाल तेजी से उससे दूर हट गई। मृणाल ने पलट कर देखा। उसका शक सही था, वो ईला ही थी, जिसे देख मृणाल को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे घर जाना है अभी। जाना भी चाहिए, तुम्हारे बाबा घायल हैं। काव्या के मुंह से ये बात सुनकर मृणाल एक बार फिर से भड़क गई। तुमने मेरे बाबा पर हमला किया, घायल है का क्या मतलब? क्या हुआ उन्हें? मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। क्या किया तुमने उनके साथ? बौखलाती हुई मृणाल के कदम अभी भी काव्या की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि पीछे खड़ी ईला को देखकर वो वहीं पर रुक गई। मृणाल और काव्या अब क्या करेंगे? ईला को देखते ही मृणाल के डरने की क्या वजह थी? और आत्रेय और गार्गी का क्या? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। मृणाल अच्छी तरह से जानती थी कि ईला के मौजूद रहते वो धुति और काव्या को नुकसान पहुंचाना तो दूर, उनसे लड़ भी नहीं सकती थी। मृणाल को अपने बाबा की चिंता भी सता रही थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और वो अपने पैर पर हल्का सा दबाव बनाती हुई वो किसी रॉकेट की तरह वहां से निकल गई। धुति ईला और काव्या से नाराज थी। वो और मानस भी वहां से चुपचाप चले गए। तो तुमने आत्रेय को मार्स पहुंचा ही दिया। आपसे क्या छुपा है? वो क्या है, क्या कर सकता है, उसे समझना होगा और समझने के लिए इससे बेहतर दूसरी दुनिया है।
पर काव्या, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम जितनी मेहनत कर रही हो, अगर वो मेहनत बर्बाद हो गई तो तुम्हें सोचना चाहिए। तुम उसके लिए कुछ भी कर लो, उसकी मृणाल के लिए भावनाएं नहीं बदल जाएंगी। जानती हूँ, हर बार यही तो हुआ है। एक बार फिर सही, कोशिश करने में क्या जाता है। और फिर सवाल सिर्फ आत्रेय का नहीं है, सवाल इस दुनिया का भी है। उन बिन बुलाए मेहमानों का है जो बार बार हमारी दुनिया का दरवाजा खटखटाते हैं और कई बार मना करने के बावजूद भी अंदर आ जाते हैं। उन्हें रोकने का काम तो आत्रेय ही कर सकता है। पर मैं चाहती हूँ कि इस बार कोशिश भी तुम करो और जीत भी तुम्हारे नाम हो। आत्रेय और तुम सब कुछ मिलकर करो, एक साथ आगे बढ़ो। मतलब? काल विपश्यना। हम आत्रेय पर काल विपश्यना आजमा सकते हैं। वो वैसा ही रहेगा जैसा वो है। आत्रेय वो सब कुछ करेगा जो आज तक करता आया है, उसे जो करना चाहिए, लेकिन दिमाग में मृणाल के बजाय तुम रहोगी। पर इसमें खतरा है। आत्रेय वैसे भी समय के एक दायरे में फंसा हुआ है। वो बार बार गोल गोल घूम रहा है और अगर हम उस पर काल विपश्यना आजमाते हैं तो उसका दिमाग किसी और के दिमाग के अंदर फंस जाएगा, उसका मन किसी और के मन के साथ उलझ जाएगा, वो पागल हो सकता है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। डरने की जरूरत नहीं है काव्या। ऐसा तब होता है जब इसे आजमाने वाला अनाड़ी हो, और तुम्हारे साथ तो मैं भी हूँ। फिर तुम खुद आयाम पर काबू करना जानती हो। तुम और मैं मिलकर काल विपश्यना आत्रेय पर आजमाएंगे तो आत्रेय तुम्हारा हो सकता है। इला, देखो, अगर हमसे जरा सी भी चूक हुई तो आत्रेय के साथ साथ मैं आप भी मर सकते हैं। फिर हम भी इस समय के गोल पहिए में फंस कर रह जाएंगे जहाँ आत्रेय फंसा हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। काव्या ईला की बात मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन ईला किसी भी हालत में काव्या को राजी करना चाहती थी। वो तेजी से अपनी उंगलियां पानी में घुमाने लगी और उसके सामने बड़े बड़े गोल चक्र उभर आए। एक चक्र के अंदर हजारों चक्र और ट्रायंगल जैसी सैकड़ों छोटी छोटी आकृतियां। काव्या और ईला पानी में उभरे उस अनोखे स्ट्रक्चर को साफ देख सकती थी, जो सुनहरे रंग में चमकता हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। काव्या इस नजारे को गौर से देख रही थी, साथ ही उसके दिमाग में आत्रेय का चेहरा घूम रहा था। वहीं दूसरी ओर आत्रेय की आंखें खुल गई थी, पर वो इस वक्त गार्गी के सामने उस गुफा में नहीं, बल्कि अजीब सी जमीन पर लेटा हुआ था, जहां चारों ओर हल्की सी धुंध फैली हुई थी। आत्रेय की आंखें भारी हो रही थी। कुछ देर तक उसे कुछ समझ नहीं आया। बार बार पलके झपकाते आत्रेय को थोड़ी दूर दक्ष नजर आए, जो घुटनों के बल बैठ न जाने क्या कर रहे थे। आत्रेय धीरे से उठकर खड़ा हुआ और भारी कदमों के साथ उनकी ओर जाने लगा। आत्रेय ने देखा कि घुटने के बल बैठकर दक्ष दूर से आ रही रोशनी की किरणों को अपनी उंगलियों में समेटते हुए हवा में घुमा रहे थे और धीरे धीरे छोटे छोटे क्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनते जा रहे थे। कितना खूबसूरत है ये, जैसे लाइट से बनी एक छोटी सी बिल्डिंग। आप ये सब कैसे कर लेते हैं? दक्ष ने अपनी नजर आत्रेय की ओर घुमाई। आत्रेय भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। इसे मंडल कहते हैं, क्रोनो मंडल। क्रोनो मंडला? मैं कुछ समझा नहीं। ये एक तकनीक है जहां तुम लाइट का इस्तेमाल इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए कर सकते हो, और लाइट के इस्तेमाल से तुम दुनिया की हर रोशनी को एक डायरेक्शन में मोड़कर एक तरफ बिल्कुल भी अंधेरा कर सकते हो। और अगर तुम लाइट की सारी टेक्निक सीख गए तो दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए लाइट को एक रास्ते की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। सच? मतलब ख्वाबों के महल जैसा? आप कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो अभी यहाँ पर एक अनोखी दुनिया बसा सकते हैं जिसका रियलिटी से कोई वास्ता ना हो? क्यों, तुम्हें कोई शक है? और रियलिटी से वास्ता हो या ना हो, हम उसे अपनी रियलिटी बना सकते हैं, ये बात याद रखना। शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि जादू से ऐसे छोटे से क्यूब और सर्कल बनाना आसान है, पर आप एक बड़ी इमारत नहीं बना सकते, आप एक दुनिया नहीं बना सकते। लाइट आपके इशारे पर नहीं नाच सकती। दक्ष ने कुछ नहीं कहा। दक्ष वापस से अपनी उंगलियां हवा में घुमाने लगा। दक्ष और आत्रेय एक अनोखे प्लैनेट पर खड़े थे, जहां सूरज की रोशनी ना के बराबर थी।
सूरज बहुत दूर था। फिर भी दक्ष उस हल्की सी रोशनी को अपनी उंगलियों पर खींचने लगा। उनकी उंगलियां चमकने लगी और वो धीरे धीरे हवा में हाथ घुमाने लगे। जैसे जैसे वो हवा में हाथ घुमाते, कुछ अजीब से स्ट्रक्चर उनकी आंखों के सामने उभरते जाते। आत्रे हैरानी से ये सब कुछ देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादूगर हवाई महल बना रहा हो, और ये सच एक जादू जैसा ही था। कुछ ही मिनट बाद वहां एक बड़ी सी इमारत खड़ी थी। जैसे इमारत कहना भी गलत था, वो अपने आप में एक महल था। रोशनी से बना जगमगाता सफेद महल। आत्रे को लगा वो हाथ बढ़ाकर उस महल को छू लेगा और सारा इल्यूजन, सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। उसने हाथ बढ़ाया और उस महल को छूने की कोशिश की, लेकिन भ्रम खत्म नहीं हुआ, बल्कि आत्रे सच में उस इमारत की दीवार को छू सकता था। पर आत्रे जानता था कि वहां ना कोई दीवार है, ना कोई इमारत, ना कोई महल। वो तो एक बंजर जमीन पर खड़े थे, जिसके नीचे धुंध की तरह हल्की लाल और नारंगी हवा तैर रही थी, जहां चारों ओर कुछ भी नहीं था। ना कोई पहाड़, ना कोई झील, कुछ नहीं, सिर्फ एक बड़ी सी कभी ना खत्म होने वाली जमीन, और ऊपर वैसा ही आसमान, और चारों तरफ फैली धुंध। आत्रे इस बार किस प्लैनेट पर था और क्यों? गार्गी ने आत्रे को दक्ष के पास कैसे पहुंचाया? क्या काव्या ईला की बात मानकर आत्रे पर विपश्यना आजमाने की कोशिश करेगी? और उसका परिणाम कितना भयानक होगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग। आत्रे दक्ष के उस जादुई महल में खड़ा था, जो उसने लाइट को कंट्रोल करते हुए बनाया था। आत्रे, तो अब लाइट मैनिपुलेटर बनने के लिए तैयार हो? जब से वो काव्या मुझे मार्स पर छोड़कर गई है, मैं एक ही बात तोते की तरह रट रहा हूँ, और आप दोबारा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सीधे प्रैक्टिस करते हैं। दक्ष ने इतना कहा ही था कि वो बड़ी सी क्रिस्टल की तरह चमकने वाली इमारत अपने आप ही गायब हो गई, और चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी। कुछ पल बाद वापस वही बंजर जमीन आत्रे को नजर आ रही थी। आत्रे उस बंजर जमीन को गौर से देख रहा था। दूसरी ओर ऐसी ही जमीन पर समुद्र के किनारे ईला खड़ी थी। ईला को किसी का इंतजार था, पर उसे आने में देर हो रही थी और ईला का दिमाग खराब हो रहा था। तभी ईला को सामने से तमस आता दिखाई दिया। मुझे इतना इंतजार करने की आदत नहीं है। अगली बार या तो वक्त पर आना, या फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। पर इस बार तो उम्मीद तुम्हें मुझसे है ना? देखो तमस, मैं काल्पी पर कब्जा करना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार काल्पी पर मेरी हुकूमत हो गई तो पूरा समुद्र मेरी मुट्ठी में होगा। इसके लिए तुम्हें तमस और अंधक की मदद की जरूरत होगी। तो बोलो, हम तुम्हारी क्या मदद करें? पर एक मिनट रुको, उसके बदले तुम हमें क्या दे सकती हो? तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारा अंधक अपनी अंधेरी दुनिया में कैद है। पहले उस अंधक को बाहर निकालने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें अंधक के उस शक्तिशाली हथियार की जरूरत पड़ेगी, जिसे उस आत्रेय ने 500 साल पहले कहीं छुपा दिया था। और उसका पता वो आत्रेय ही हमें बताएगा। ईला, तुम हमेशा से जितनी होशियार बनती हो उतनी हो नहीं। अभी उस आत्रेय को अपनी ताकतों का अंदाजा नहीं है, तब भी वो हर बार बचकर निकल जाता है। जिस दिन उसकी सारी ताकत उसके पास वापस लौट आई, अंधक को बाहर निकालना तो दूर, वो तुम्हें और मुझे भी उस अंधेरी दुनिया में कैद कर देगा। तमस, और तुम जितने मूर्ख दिखाई देते हो उससे ज्यादा मूर्ख हो। आत्रेय की शक्तियाँ वापस आने से पहले मैं उसके दिमाग पर काबू कर लूंगी। पर कैसे? इसमें मेरी मदद काव्या करेगी, तुम बस देखते जाओ। तुमने ऐसा कर दिया
तो कालपी पर क्या? पूरे समुद्र में सिर्फ तुम्हारा अधिकार होगा और ये मेरा वादा है। ईला के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तमस भी अपने घिनौने चेहरे के साथ मुस्कुराने लगा। ईला ने तमस की ओर गौर से देखा और अचानक किसी बड़ी मछली की तरह पानी में छलांग लगा समुद्र की गहराइयों में खो गई। वहां तमस पानी की गहराइयों में ईला को डूबते देख रहा था और उधर आत्रेय उस धुंध भरी बंजर जमीन पर अपनी परछाई देख रहा था। धुंध में भी कभी किसी को चेहरा नजर आता है। आत्रेय हैरान था। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ, मतलब हम कहाँ हैं, और गार्गी ने हमें छोड़ कैसे दिया? गार्गी ने तुम्हें पकड़ा ही कब था आत्रेय? खैर, गार्गी ने तुम्हारे